हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। देखिए, मैं आज से आपका सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम इसको स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। इसकी प्रस्तावना और इसका संक्षिप्त इतिहास को जानते हुए बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसका नाम जो है वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और ये अधिनियम संख्यांक हर एक हमारा जो बेयर एक्ट होता है, जो अभी हमारी संहिता होती है उसमें क्या होता है, उसका अधिनियम संख्यांक होता है। ठीक है, तो इसका अधिनियम संख्यांक है 1908 का अधिनियम संख्यांक 5। और जो ये लागू हुआ 21 मार्च 1908 को लागू हुआ। प्रस्तावना क्या है, इसके परिनियम क्या है। विधि को मुख्यतः उनके विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आपराधिक विधि व दीवानी विधि में विभाजित किया जाता है। पुनः जो विधि अधिकारों, दायित्वों का सृजन व मानवीय व्यवहारों व उनके आपसी संबंधों को परिभाषित करती है, उसे क्या कहा जाता है, सारभूत विधि कहा जाता है। लेकिन जो विधि सारभूत विधि द्वारा निश्चित अधिकारों व दायित्वों से उत्पन्न जो विवाद होते हैं, उनके निस्तारण हेतु न्यायालय के प्रयोग के लिए प्रक्रिया निश्चित करती है। देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको कि भाई जो हमारे अधिकार होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारे राइट्स होते हैं, तो हमारे जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनके लिए जो कोर्ट द्वारा प्रक्रिया प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो ये हमारी क्या होती है, सिविल प्रक्रिया संहिता निश्चित करती है। देखिए, पनिशमेंट जो मिलती है हमारे, वो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग मिलती है। दंड प्रक्रिया ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार मिलती है। लेकिन जो प्रक्रिया चलती है वो किसके अनुसार चलती है, व्यवहारिक विधि यानी हमारी इसकी सिविल प्रक्रिया संहिता की। ठीक है, और एक होती है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, उसके अकॉर्डिंग भी हमें दंड डिफाइन किए गए हैं कि भाई सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना। अब देखिए, इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं, किस तरीके से ये बनकर तैयार हुई। भारत में 1859 में पूर्व दीवानी मामलों में निस्तारण हेतु कोई स्वीकृत प्रक्रिया संहिता नहीं थी। सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेजी शासन द्वारा 1859 में किया गया, जिसके फलस्वरूप दीवानी प्रक्रिया संहिता 1859 में पारित की गई, परंतु यह संहिता प्रेसिडेंसी नगरों में लागू नहीं थी। फिर क्या किया गया कि अंग्रेजी शासन द्वारा 1862 में दोबारा से दीवानी अदालतों सुप्रीम कोर्ट समाप्त होने पर यह संहिता उच्च न्यायालयों, अब क्या था भाई, ये जो संहिता थी 1859 की बनी थी जो, अभी हाई कोर्ट्स पर लागू हुई। ठीक है, तो दूसरी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1877 में पारित की गई, ये भी विफल हो गई, 1862 वाली भी। तो जो दूसरी थी वो 1877 में तीसरी वाली पारित हुई, तो जिसके द्वारा 1859 की प्रक्रिया संहिता को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, 1877 वाली के द्वारा। फिर इसके पश्चात 1877 की दीवानी प्रक्रिया संहिता में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए, परंतु इसे भी क्या करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। फिर 1882 में तीसरी बार दीवानी प्रक्रिया संहिता पारित की गई। यह भी आवश्यकता के अनुरूप ना होने के कारण, अब भाई देखिए 3 बार क्या हुआ, दीवानी प्रक्रिया संहिता पारित की गई, लेकिन वो विफल रही। क्यों, क्योंकि हर एक जो प्रक्रिया संहिता लागू की जाती है उसमें कुछ ना कुछ कमी होने के कारण उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब फाइनली क्या हुआ कि 1908 में पारित दीवानी प्रक्रिया संहिता के आने पर समाप्त कर दी गई और आखिरकार 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता को कारगर साबित होने पर तब से लेकर आज तक वर्तमान तक सभी न्यायालयों में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को ही महत्वता प्रदान की गई। ठीक है, देखिए कभी कभी जो हमारे मेंस एग्ज़ाम प्री में तो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जो दीवानी प्रक्रिया संहिता हमारी सीपीसी है या इंटरव्यू लेवल पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके से जो सीपीसी थी उससे पहले कौन कौन सी ऐसी वो थी संहिता थी जो लागू थी, जिनको मतलब आधार नहीं प्रदान किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। लास्टली कौन सी वाली थी बनकर तैयार हुई, कब लागू हुई, इसका अधिनियम संख्या। ठीक है, चलिए थैंक्स।